जनरल स्टडीज़ यानी जीएस के पेपर में और अधिक डेप्थ गेन करने के लिए और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर के और ज़्यादा करीब पहुंच जाए, किस तरीके से नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आपकी तैयारी और आसानी से हो सके, एक नई श्रृंखला जीएस कैप्सूल मैंने स्टार्ट किया है। इसके अंदर उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को रखा गया है जो सीधे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बुक रीडिंग करते समय कभी कभी हम उन पॉइंट्स पे फोकस नहीं कर पाते हैं जिस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको अपने कॉन्सेप्ट को रिव्यू करने में, बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। उसी को ध्यान में रख करके मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट करी है। आइए देखते हैं। जैसे एक पॉइंट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और उस शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो प्रधानमंत्री संघ की जो शक्ति है उसका प्रयोग करता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। ये संसदीय व्यवस्था में दो महत्वपूर्ण, एक शून्यकाल, दूसरा प्रश्नकाल। संसद का शुभारंभ ही प्रश्नकाल से होता है, 11 बजे से स्टार्ट होता है। 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल का होता है। उसमें मंत्रियों से संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है, जिन पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। समय के अभाव में जिन प्रश्नों का उत्तर फिर बाद में लिखित रूप में देने का आश्वासन दिया जाता है, लिखित रूप में दिया जाता है, वो अतारांकित प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय स्टार्ट होता है। संसदीय प्रणाली में विश्व को भारत की ये देन है शून्यकाल का जो प्रक्रिया है, और इसमें 12 से 1 तक खाली समय रखा गया है शून्यकाल। इसमें लोक महत्व के विषयों को उठाया जाता है जो काफ़ी गंभीर हों, देश का से लोक महत्व के जहाँ जहाँ से भी मसले हैं उनकी सबकी चर्चा 12 से 1 के बीच में होती है। फिर 1 बजे के बाद में लंच का टाइम स्टार्ट हो जाता है। अगला देखिए, बात बहुत छोटी सी है लेकिन हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हमने ध्यान रखा तो बात छोटी सी है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, और अगर हमें कन्फ्यूजन हो गया तो क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हो सकता है। तो इसमें लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन 3 से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं, राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। इसके बाद एक करेक्टर है, नाम है गोपाल हरि देशमुख। ये व्यक्तित्व तो बहुत चर्चा में है। प्रधानमंत्री ने भी इनकी अभी हाल ही में चर्चा की थी। लोक हितवादी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये प्रश्न अभी कई पीसीएस पेपरों में राज्यों में पूछा गया है, या ये कहाँ से संबंधित थे, इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र से संबंधित हैं। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे कैग की। कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संविधान का आर्टिकल 148 इनके पद की बात करता है और आर्टिकल 149 इनके कर्तव्य और शक्तियों की बात करता है। एक महत्वपूर्ण भारत का संवैधानिक पद है। भारतीय वित्त व्यवस्था का ये संरक्षक है। लोकतंत्र के प्रहरी में से एक माना जाता है कैग, और ये 3 रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो केंद्र सरकार के व्यय वाले खाते हैं, विनियोग मतलब व्यय वाला खाता, खर्च वाला खाता है, उसकी ऑडिट करके पेश करता है। जो खर्च हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, व्यय मितव्यय विवेकपूर्ण था, मितव्ययी था, फिजूल खर्ची नहीं, वो सारी रिपोर्ट तैयार करके देता है। वित्त खाता मतलब सरकार का आय वाला पक्ष, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई है, कहीं से सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ों की जांच करके। तो जो विनियोग खाता है वो व्यय वाला है, वित्त खाते पे यानी सरकार के आय पक्ष वाले की रिपोर्ट वित्त खाते पे लोक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम, जितनी सरकार की कंपनियां हैं यानी पब्लिक अंडरटेकिंग है, उन पर भी ऑडिट करके ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके लिए संविधान के आर्टिकल 243 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था
यानी कि स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और उसी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी दो काम करने की है, एक पंचायतों का चुनाव संपन्न कराए और दूसरा नगर पालिका का शहरी निकायों का चुनाव संपन्न कराने का। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग है, उसका वो भी एक संवैधानिक संस्था है, उसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है और वो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्यों के विधानसभा और विधान परिषदों का चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है, जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। जबकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका राज्य का चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की, ये केवल स्थानीय निकायों जिसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसकी है। तो देखिए, ये 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इनसे रिलेटेड, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार अक्सर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में हम और कॉन्सेप्ट्स के साथ आपसे चर्चा करेंगे।